दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप रावत आप सभी लोगों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर बिरुखाल ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर और स्यालदे ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई थी, जो कि सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है साल भर, और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक भव्य आयोजन होता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड, और अब आपको मिलवाते हैं आज के खास मेहमान और एक ऐसी शख्सियत से जो कि उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और हमारी संस्कृति हो या परंपरा हो, उसको एक नया रूप दे रहे हैं, बिल्कुल नया एक्सपोजर दे रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट जी का। भट्ट जी, आपका महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। महाकाली समिति आपका हृदय से अभिनंदन करती है और आपका धन्यवाद करती है जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपसे ये होगा कि महाकाली मंदिर जो कि गढ़वाल और अल्मोड़ा के मतलब बीच में बसा हुआ है, और एक तरफ से गढ़वाल और अल्मोड़ा को कनेक्ट करता है। हमारी जो रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति है, उनका भी एक बहुत बड़ा जरिया है कनेक्ट होने का। हालांकि उत्तराखंड में तो एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है गढ़वाल और कुमाऊं, उसको भी कनेक्ट करता है। सर, कितना आप इसके बारे में जानते हैं, और दर्शकों को क्या मैसेज आपका है कि आप मतलब कितना जानते हैं इसके बारे में, महाकाली मंदिर के बारे में? देखिए, जहां तक उत्तराखंड के जितने भी पौराणिक जगह हैं, लगभग ज्यादातर जगहों में गया भी हूं। और जो मानस खंड है या हमारा जो केदार खंड है, उसके माध्यम से ज्यादातर मंदिरों के बारे में मैंने जानकारी ली है। जहां तक आप लोगों ने महाकाली सम्मेलन की बात की है, ये बात सही है कि ये मंदिर एक ऐसी जगह पे स्थित है जो गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में कनेक्ट करता है। और मां काली के बारे में तो कहा ही जाता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, हमारे यहाँ इस रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड को इसलिए देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कण कण में हमारे देवों का वास है, कण कण में देवियों का वास है। और हमारे यहाँ न जाने कितने देवी देवता हमारे यहाँ विराजमान हैं। इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि आने वाले समय में मां काली का ये जो मंदिर है, जो एक तरह से ब्रिज की भूमिका निभाता है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, ये इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, ये शक्ति स्थल पूरी देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए। और आप लोगों ने आज क्योंकि मुझे एक मौका दिया है अपने मंच में आने का, तो अगर मां का आशीर्वाद रहा तो मैं भी इस मंदिर में आकर पूरे देश और दुनिया को दिखाने का प्रयास करूंगा कि मां काली का मंदिर एक ऐसी सुंदर और दिव्य जगह पर स्थित है। ना सिर्फ यहां पर आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि एक शक्ति और ऊर्जा का स्रोत भी है ये स्थल। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, और मैं अपने उत्तराखंडियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा कि मैं उत्तराखंड को प्रमोट करने में लगा रहता हूं। दरअसल मैं देश और दुनिया में जाने के पश्चात इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि जैसी मेरी देवभूमि है, जैसी मेरी देवधरा है, जैसे मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, वैसा दुनिया में ना कहीं कोई जगह स्थित है, ना वैसे कोई लोग हैं। और हमारे कण कण में जो देवता विराजमान है, उस आध्यात्मिकता को, उस पौराणिकता को, उस संस्कृति को और उस अतिथि देवा भाव के भाव मनोभाव को मैं देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि दुनिया के लोगों को यह मालूम चले कि संसार में एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे अलग है, सबसे दिव्य है, और जिसके बारे में यह कहा ही जाता है कि अगर धरती में स्वर्ग कहीं है तो वो देवधरा उत्तराखंड में है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि सर, जैसे कि ये जो सर्किट हम सुन रहे थे, गवर्नमेंट के एंड से भी सर्किट पे काम चल रहा है, जैसे मंदिर को जोड़ने का एक प्रयास हो रहा है, जो भी दर्शक टूरिस्ट आए तो एक सर्किट की तरह बन रहा है। तो सर, इस पे कितना वर्क हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे? और इसमें सर ये एक और है कि कैसे हम टूरिज्म को धर्म के साथ जोड़कर कनेक्ट कर पाए उस तरह से चीजों से, लोग जो आए वो टूरिज्म के साथ साथ धर्म हमारे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी असेट्स है, हमारे मंदिर हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें, बद्रीनाथ केदारनाथ है,
इस सारे सर्कल को कैसे कनेक्ट करें कुमार गढ़वाल को, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, अगर मैंने एक दफा एक एम्बेसडर्स की मीटिंग में कहा था कि आप लोगों को देवभूमि उत्तराखंड में क्यों आना चाहिए, तो उसमें मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि संसार में जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए आप इधर उधर घूमते हैं, अगर आप एक राज्य में आ जाएंगे आपको सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों हमारे प्रमुख धाम है, इसका आपने जिक्र किया। तो साहब हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रो कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। अर्थात अन्य क्षेत्र में किए हुए पापों को आप देवधरा में आकर मिटा सकते हैं, पाप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पतित पावनी गंगा है। लेकिन आप धर्म क्षेत्र में ही पाप करने लगे तो वज्र का लेख भी आपको नहीं मिटा सकता, ऐसा हमारे मानस खंड में कहा गया है। साथ ही आपने कहा सर्किट की बात की, सरकार गंभीर है इन सभी सर्किटों को आपस में मिलाने के लिए, चाहे वो चार धाम के बारे में हो, चाहे वो पांडव जब आए थे यहाँ पर, चाहे वो विवेकानंद महाराज यहाँ पर आए थे। इस तरह से अगर सर्किटों का निर्माण होगा, ना सिर्फ जो हमारा आध्यात्मिक पर्यटन है उसको नई दिशा मिलेगी। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि सालाना हमारे यहाँ 3.5 से 4 करोड़ जो है पर्यटक आते हैं, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो चार धाम के लिए आते हैं। चार धाम जो यात्रा हमारी शुरू होती है, और जैसा कि मैं हमेशा हर मन से कहता हूं कि उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ना है तो उत्तराखंड का जो भविष्य है वो टूरिज्म है, वो पर्यटन है। वो आध्यात्मिक पर्यटन हो सकता है, वो प्राकृतिक पर्यटन हो सकता है, वो ग्रामीण पर्यटन हो सकता है, वो आध्यात्मिक पर्यटन हो सकता है, वो एडवेंचर पर्यटन हो सकता है, वो योग पर्यटन हो सकता है, या हमारे पास जो नाना प्रकार की वसुंधरा है, या जीव जंतु जो हमारे पास हैं, जो दैवी प्रेरणा हमारे पास है, इन सब को अगर हम एक रूप में देखें तो दुनिया में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन सबसे ज्यादा भव्य, दिव्य और सुंदर और अलौकिक अगर कोई पर्यटन स्थल है वो मेरा देवभूमि उत्तराखंड है। और इसीलिए आने वाले समय में मैं हमेशा अपने युवा साथियों से कहता हूं, आप कुछ भी ऐसा मनोभाव प्रकट कर रहे हैं कि साहब देवभूमि में हमें कुछ करना चाहिए, तो आप पर्यटन के क्षेत्र में इस रूप को देखिए। पर्यटन क्योंकि हमारा भविष्य है, पर्यटन के रूप में हम नाना प्रकार के काम कर सकते हैं। आने वाले समय में जिस तरह से कनेक्टिविटी हमारे प्रदेश की बढ़ रही है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, रोपवे कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सारी कनेक्टिविटी जब जुड़ेंगी तो एक नया आयाम मिलेगा। जैसे मैं आपने पूछा कि साहब हम अपने पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आप देखिए हमारी ऑल वेदर रोड बन रही है, उसका फायदा हमें मिलेगा। चार धाम रेल लाइन बन रही है, उसका फायदा हमें मिलेगा। जो हमारे पूरी रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है उसका फायदा हमें मिलेगा। हमारी एयर कनेक्टिविटी सुधर रही है उसका फायदा हमें मिलेगा। हमारी रोपवे कनेक्टिविटी सुधर रही है उसका फायदा हमें मिलेगा। अब तो हम अपने चार धाम के दर्शन डिजिटल माध्यम से दुनिया को करा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे कि हमारे जो केदारनाथ है, हिमालय तो केदारंग घुष्मेशं च शिवाले एतानी ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातो पठे नर सत्मजन्मं कृतं पापम स्मृणेन विनश्यति। जो हमारे केदारनाथ है, जो हमारा बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हमारा जागेश्वर धाम है, हमारे जो तमाम धाम है, जो महाकाली का धाम है, इसके दिव्य दर्शन के लिए, आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं अनूप जी। आने वाले समय में संसार में मनुष्य अगर किसी चीज की प्राप्ति के लिए जाएगा वो होगा शांति और प्रसन्नता। और मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं तब आपको केवल एक राज्य मिलेगा और वो है देवभूमि उत्तराखंड, जो न सिर्फ आपको शांति प्रदान करेगा, सुख समृद्धि भी प्रदान करेगा और आपके चेहरे पे प्रसन्नता भी लाएगा। क्योंकि आने वाले समय में आपके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ होगा, लेकिन नहीं होगी तो शांति, नहीं होगी तो वो खुशी। उस शांति और खुशी की प्राप्ति के लिए आप देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। जिस प्रकार हमारे यहां स्वामी विवेकानंद आए थे, महात्मा गांधी आए थे, आदि गुरु शंकराचार्य आए थे जिन्होंने बद्रिकाश्रम की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार इन्हीं सब भावों की प्राप्ति के लिए देश विदेश से पर्यटक हमारे यहाँ आएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर उत्तराखंड का भविष्य है
तो वो हमारा टूरिज्म है, वो हमारा पर्यटन है। और जी सर। और सर इससे एक और है कि मैं आपको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, तो आप जो चीजें डालते हैं सर, वीडियोस जो आप बना रहे हैं, वो भी एक अद्भुत काम कर रहे हैं आप जा जाके, और वहाँ की मतलब एक छोटे से गांव से लेके उद्योग धंधे हैं, छोटे मोटे कारोबार हैं या बड़े कारोबार हैं, आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, और उत्तराखंड में किस तरह से वर्क हो रहा है वो दिखा रहे हैं। लेकिन सर इसमें इस तरह का भी कोई आप गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह का हो रहा है कि जैसे कि स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए कोई समिट जैसे होते हैं, इन्वेस्टर समिट, और जैसे होम स्टे आप दिखाते हैं, तो होम स्टे की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट का ये है इसमें ऋण और जो भी है, तो किस तरह के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स अभी अचीव हो रहे हैं, और क्या फ्यूचर इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, सरकार अपना श्रेष्ठ कर रही है ताकि हमारे जो युवाओं को जो है वो बेहतर मौके मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, या मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, या और भी डिपार्टमेंटल जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनका एकमात्र मकसद है एक सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड बनाना, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना, और हमारे युवाओं के भीतर वो आत्मनिर्भरता का भाव जगाना। हम सब जानते हैं कि जॉब्स जो है, नौकरियां जो है वो लिमिटेड हैं, तो ऐसे में हमें नए रास्ते तलाशने होंगे। और जब मैं उत्तराखंड के बारे में सुनता था, एक नेगेटिविटी का भाव, एक नकारात्मकता का भाव, एक मैं समझूंगा पेसिमिस्टिक लोग, तो मुझे लगा कि क्यों ना ऑप्टिमिज्म जगाएं, क्यों ना एक सकारात्मकता का भाव पैदा किए। और अनूप, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उत्तराखंड के जिन जिन क्षेत्रों में गया, मैं उन मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, उन युवाओं को प्रणाम करता हूं, उन लोगों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस माटी में रहकर इस माटी को एक नया रूप दिया, एक नई पहचान दी। जब मैं थल में गया, वहां का जो एग्रीकल्चर का जो इंटीग्रेटेड मॉडल था, वो एक पूर्व सैनिक शंकर सिंह भसोड़ा ने करके दिखाया। एक वीरान जंगल को आज उन्होंने एक ऐसी जगह बना दिया कि मैं समझता हूं दुनिया के साइंटिस्टों को भी हमारे पिथौरागढ़ के थल में जरूर आना चाहिए और शंकर सिंह भसोड़ा के वो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल को देखना चाहिए। भीमताल के एक नौजवान ने किस तरह से एक और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का इंटीग्रेटेड मॉडल शुरू किया है। हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म में किस तरह से हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर नए नए प्रयोग किए हैं। हमारी महिलाओं ने हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, चाहे वो ऐपण है, चाहे वो काष्ठ कला है, चाहे वो नाना प्रकार के काम है, उनसे एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे जितने भी संस्कृति है या हमारे जितने भी परंपराएं हैं, उनको एक नए रूप में जो हमारे युवा लेकर आ रहे हैं, उन्होंने एक नई उम्मीद बता दी है। और अनूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सैकड़ों लोग रोजाना मुझसे बात करते हैं, देश दुनिया में रहकर उनके मन में ये भाव आ गया है कि हम वापस देवभूमि उत्तराखंड में चलें और यहां अपनी देवभूमि के भीतर रहकर कुछ काम करें। ये भाव आज जागृत होने लगा है। देवभूमि उत्तराखंड का नौजवान, चाहे वो यहां हो या बाहर हो, उसके भीतर ही आत्मसम्मान पैदा हो गया है कि मुझे अपनी देवभरा में रहकर ही कुछ करना है। पलायन के दंश से अपनी देवभूमि उत्तराखंड को आगे ले जाना है। सब कुछ सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं, सब कुछ सरकारों पे नहीं टिकना चाहिए। हम स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वयं हमारे अंदर वो क्षमता, वो शक्ति है, और परमात्मा का आशीर्वाद है, हमारे जो कोटि कोटि देवी देवता है उनका आशीर्वाद है। उनको आराध्य मनाकर उनकी अध्यक्षता में हमें अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप मत सोचिए आपको फल क्या मिलेगा, लेकिन अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा। क्या कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में? मैं सारे उत्तराखंड के युवाओं को कहना चाहता हूं, योग से मम वहम्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं अप्राप्त को प्राप्त करा देता हूं, यानी जो प्राप्त करने की आप सोच भी नहीं सकते, मैं उसको प्राप्त करा देता हूं। क्योंकि जब आपको वो प्राप्त हो जाएगा, दूसरे आपको छीनने की कोशिश करेंगे और मैं प्राप्त की गई वस्तु की रक्षा करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। उस परमपिता परमेश्वर पे अपना मनोभाव प्रकट करते हुए हमें अपनी उत्तराखंडियत का प्रचार प्रसार देश और दुनिया में करना होगा। अनूप जी, हमारी उत्तराखंडियत का है, हमारी उत्तराखंडियत है हम पहाड़ियों की ईमानदारी। हमारी उत्तराखंडियत क्या है? हमारे अंदर का वो आतिथ्य का भाव। हमारी उत्तराखंडियत क्या है? हमारे अंदर वो
लोगों के साथ सुख दुख में खड़े होने का भाव, हमारी उत्तराखंडियत क्या है, पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम, हमारी उत्तराखंडियत क्या है, अपनी देवताओं के प्रति हमारा प्रेम, हमारी उत्तराखंडियत क्या है, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा प्रेम, हमारी उत्तराखंडियत क्या है, संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव पहुंचाना, ये हमारी उत्तराखंडियत है। अब समय आ गया है हर एक उत्तराखंडी को इस उत्तराखंडियत का प्रचार प्रसार देश और दुनिया में करना होगा। दुनिया में उत्तराखंडियत का डंका बजना चाहिए, ये भाव आज हर उत्तराखंडी के अंदर होना चाहिए। और अनूप जी, ये मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं, हम उत्तराखंडियों के लिए मुश्किल काम नहीं है। अगर हम पहाड़ों में रहकर पहाड़ जैसा जीवन जीकर एक आदर्श स्थिति पैदा कर सकते हैं तो हम अपनी उत्तराखंडियत को देश दुनिया में पहुंचा सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, एक समय आएगा हमारा उत्तराखंड जो है वो संसार के सभी जगहों से बिल्कुल अलग माना जाएगा। हमारा कौसानी वापस स्विट्जरलैंड बनेगा और हम जो जाने जाएंगे वो एक अलग मुल्क के तौर पे जाने जाएंगे। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की यूएसपी क्या है, मैं कहता हूं उत्तराखंड की यूएसपी है हमारा अध्यात्म। लोग कहते हैं उत्तराखंड की यूएसपी क्या है, हम उत्तराखंड क्यों आना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप उत्तराखंड आइए, आपको देहरादून में धूप मिलेगी, मसूरी में आपको हल्की सी ठंड मिलेगी, और धनौल्टी चले जाएंगे हो सकता है आपको बर्फबारी के दर्शन भी हो जाए, और उससे ऊपर चले जाएं तो आपको एक आध्यात्मिक भाव भी मिले। और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं, कोई भी टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित चाहता है, और मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का, देश का दूसरा सबसे सुरक्षित अगर कोई राज्य है तो वह हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। आप यहां सुरक्षित भी हैं, और हमारा खान पान कोरोना काल के बाद मैं देश और दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि उत्तराखंडी खान पान में वो गुणात्मक शक्ति है, वो सारे पदार्थ मौजूद हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो आपको ऊर्जा देता है, आपके अंदर वो सब कुछ एंटीबॉडीज विकसित कर सकता है। आप कोरोना क्या, बड़े बड़े कोरोना काल से भी लड़ सकते हैं। वो खान पान हमारा है, हमारे अंदर का भाव जो है, हमारे अंदर का जो अध्यात्म जो है, हमारे कण में जो देवता विराजमान है, ये सब कुछ हमारी देवभूमि उत्तराखंड में है। इसलिए आपने जो बात कही, हमारा भविष्य टूरिज्म है, और उस टूरिज्म की जो यूएसपी मैंने बताई। अब आप बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास 4 धाम है? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां से मां गंगा निकलती है? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां हिमालय है? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां जागेश्वर धाम स्थित है? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां की मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है कि महात्मा गांधी ने जिसे स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने आके बद्रिकाश्रम की स्थापना की थी? दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां आज भी पाप मुक्त होने के लिए लोग आते हैं? वो मेरी देवभूमि उत्तराखंड है, वो मेरी देवभूमि उत्तराखंड है, वो मेरी देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए मैं कहता हूं, जो यूएसपी देवभूमि उत्तराखंड की है वो दुनिया में और किसी राज्य के पास नहीं है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। हम सभी उत्तराखंडियों को पहली बात गर्व और फक्र महसूस करना चाहिए कि परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें देवभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, और जन्म लेने के बाद आज आपने कर्म भूमि कहीं भी बनाई हो, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, आओ अपनी मेहनत से इसको संवारें, सूने आंगन में फिर से खुशहाली लाएं, पानी और जवानी को बस यही खपाएं, मिलजुल कर हम अपना भव्य उत्तराखंड बनाएं। मेरी आन है उत्तराखंड, मेरी शान है उत्तराखंड, मेरी जान है उत्तराखंड, मेरा मान है उत्तराखंड। इसलिए आन बान शान हमारी उत्तराखंड है, हमारी उत्तराखंडियत है। हम सबको मिलकर इस उत्तराखंड के लिए जीना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा आपने बोला। और सर, इस तरह के जो आपके प्रयास हैं, इनका रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। कोविड-19 में बहुत सारे आए, और बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप अपने कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर, एक जो चैलेंज वहाँ पे है कि जैसे जो प्रोडक्ट बन रहा है उत्तराखंड में, उसमें सर मार्केटिंग का एक इशू है। मार्केटिंग का एक कंसर्न है कि जो मार्केटिंग कैसे हो इसकी, और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा। और उसमें भी जैसे हमारे खासकर जो प्रोडक्ट हैं, जैसे पौधा है, जुंगरा है, जो नेचुरल एकदम प्रोडक्ट हैं, उनको कैसे प्रमोट करने की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है फ्यूचर के लिए? देखिए, ये बात आपने सही कही, हमने अपनी क्षमताओं को पहचाना नहीं। मैं सरकार में होने के बावजूद आपको ये बात कह रहा हूं, और ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं, 3 एग्जाम्पल,
और प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत होती मैं यही साबित कर दूंगा। मैं पिथौरागढ़ में गया, वहां एक चूड़ा है, चूड़ा, एक चूड़ा होता है, वो चूड़े में छोटे छोटे आम की तरह एक मिठास की गुठली होती है। उस गुठली का बाहरी भाग बहुत मीठा होता है और अंदर की जो गुठली होती है उससे निकले पदार्थ से हम घी भी बना सकते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। उसको हम चूड़ा बोलते हैं। पिथौरागढ़ में मैं गया था, मैंने उस प्लांट के ऊपर स्टोरी की थी। अब साहब हुआ क्या, मुझे तो पता भी नहीं था, लोगों ने बड़ी तारीफ की उसकी। हमारी माता जी की एड़ी फटी हुई थी और वो वर्षों से लगी हुई थी उसके ट्रीटमेंट में। मार्केट के जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उन्होंने खरीद के लगा लिए साहब, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे अनूप जी और दीपक जी कि उन्होंने 1 महीने चूरे का इस्तेमाल किया, 1 महीने हमारे चूरे का इस्तेमाल किया, आज उनके पैर बिल्कुल ठीक हैं। अब आप सोचिए हमारा चूरा दुनिया के लिए कितना बड़ा ब्रांड बन सकता है। अब सवाल यह है कि उस ब्रांड को प्रमोट कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा, आप हल्दी उठा लीजिए हमारे पहाड़ की और 2 गिलास दूध रख लीजिए। 1 गिलास दूध में जो बाजार की जो आपको हल्दी मिलती है किसी भी ब्रांड की उठा लीजिए और दूसरे में हमारी पहाड़ी हल्दी डाल दीजिए जो हमारी मातृ शक्ति बना रही है। आप उस दूध को ग्रहण कर लीजिए, मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। तीसरा, मैं आपको तीसरा अपना एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं नेटल, नेटल मतलब आपके यहाँ कंडाली, गढ़वाल में कंडाली कहते हैं, पहाड़ कुमाऊं में बिच्छू घास कहते हैं, हमारे पहाड़ में कहते हैं सिसोने का साग बहुत प्रसिद्ध है। संसार के जितने भी खान पान हैं, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे से पहले और मेरे से बाद के लोग भी सुन लें, संसार में जितने भी खान पान है उन खान पान में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई खान पान है वो है हमारा सिसोने का साग, मक्के की या मडवे की रोटी। जो भी व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा, इसका भोग लगाएगा, वो कभी कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO की रिपोर्ट कह रही है 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। क्या नहीं है हमारे पास, आप सोचिए। यानी देश की जो 30% आबादी जिस परेशानी से गुजर रही है उसका इलाज देवभूमि उत्तराखंड में है। हमारे पास तिमिला है, तिमिला। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जब अपने चैनल के कार्य से कवरेज के लिए विदेश गया था, आते समय मैंने कुछ सामान खरीदा और उसमें से एक ड्राई फ्रूट था। जब मैं वो ड्राई फ्रूट घर में लेके आया तो दूसरे दिन हमारी माताजी ने लोगों को बांटा, तो मेरी माताजी ने मजाक में कहा, मेरा घर का नाम टीनू है, टीनू तू या कामटी लिबे रह छे, मेल को मैं जब विदेश जैर थी बामटी लिबे रहा हूं मैं, तो मेर इजल मथे को पगला योत तिमिल छे तिमिल। तो उन्होंने क्या किया, तिमिले को प्रोसेस करके ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेच रहे हैं और हमारे तिमिले को चिड़िया खा रही है। अरे मेरे मैं वही तो सोचता हूं, कोई तो इस ओर ध्यान लगाए साहब, कोई तो इस ओर सोचे। अब आप स्वीट डिश खाते हैं ना, स्वीट डिश, अब स्वीट डिश में आप क्या खाते हैं, अना तमाम चीजें, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप हमारे मडवे का हलवा खा लीजिए, आप हमारा झंगोरे की खीर खा लीजिए, आप देखिए आपके शरीर को कितना लगता है वो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब हमारे यहां कहते हैं ना, हम इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए थे और जो लक्ष्मण शक्ति लगी थी भगवान जी को, उससे उन्होंने उसको बचा लिया था। ऐसी कई नाना प्रकार की जड़ी बूटियां इस देवभूमि उत्तराखंड में है। हमें इस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, ये हमारी USP है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब हम अलग अलग ब्रांड, हमारे साथ दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड से ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन अगर हम देवभूमि उत्तराखंड का एक कॉमन ब्रांड बना दे, जैसे हिलांस एक ब्रांड है, अब हम उसी ब्रांड को प्रमोट करें, अगर हम छोटे छोटे ब्रांड 100 तरीके के ले आएंगे तो हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमें एक रूपता चाहिए, तो हमारा एक ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसका नाम देश और दुनिया में हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रयास किया है
खासकर देखिए हमारे साथ दिक्कत क्या, अनूप जी आपको समझना होगा, जब हमारा राज्य बना तब से लेके अब तक हमारे यहाँ विकास तो बहुत हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास में एकरूपता नहीं थी। वो एकरूपता क्यों नहीं हुई कि विकास जो हुआ, हमारे 3 जिले तो बहुत आगे बढ़ गए, जिसमें आपका हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है और देहरादून है, लेकिन जो हमारे मूलभूत पहाड़ी जिले थे जिनकी सोच को लेकर उत्तराखंड बना था, वो पीछे रह गए। और ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, हमारे जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर भी मैं कह रहा हूं कि हरिद्वार बहुत आगे निकल गया, उत्तरकाशी बहुत पीछे रह गया, उधम सिंह नगर बहुत आगे रह गया, चंपावत बहुत पीछे रह गया। अब आप सोचिए हमारे पौड़ी और अल्मोड़ा को हमारा ज्ञान का कुंभ कहा जाता है, और अगर आज देखेंगे सबसे ज्यादा पलायन इन्हीं जगहों से हुआ है। हमारी पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यहां माइनस ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये सारे चैलेंजेस को आखिर देखेगा कौन? हमें सबसे ज्यादा मैं क्या कहता हूं, देखिए अब पलायन हो रहा है, ये कोई सबको तो पता है पलायन क्यों हो रहा है। पलायन हो रहा है रोजगार की तलाश में, पलायन हो रहा है बेहतर जीवन की तलाश में, पलायन हो रहा है अच्छी शिक्षा की तलाश में, पलायन हो रहा है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। ये किसी को ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हमें पता ही है, इसलिए पलायन हो रहा है। लेकिन हमें अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं या कोई भी उत्तराखंडी ये नहीं चाहेगा कि हमारे पहाड़ के बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि वो ग्लोबली आने वाले समय में किसी भी प्रतियोगिता का सामना कर पाए। क्या हमारी शिक्षा के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न चौरहार्यम न चौराजहार्यम न भातृभाज्यम न चौभारकारी वये करते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जब विद्या को सर्व से बड़ा धन कहा गया है तो हमें उस शिक्षा पे ध्यान देना होगा, हमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे ध्यान देना होगा, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हों, हमारे पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, हमारे पास टेस्टिंग की सुविधाएं हों। आज हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम भी किया है, हमने डॉक्टर्स को पहाड़ों में पहुंचाया है, हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं जिसमें धीरे धीरे सुधार लाया होगा। अब आज हर उत्तराखंडी के पास अपना गोल्डन कार्ड है, यानी वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना उपचार करा सकता है। इस तरह से मैं समझता हूं अब हमें बहुत प्लान वे में, बहुत इंटीग्रेटेड वे में एक ऐसे उत्तराखंड की नींव रखनी होगी जहां पर हरिद्वार और उत्तरकाशी में फर्क ना हो, उधम सिंह नगर और चंपावत में फर्क ना हो। उसके लिए हमें एक काम करना होगा, हमें एंटरप्रेन्योरशिप का भाव अपने पहाड़ी भाई बहनों में जगाना होगा। हमें एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपने चूरे को भी ब्रांड करना है, अपने कंडाली को भी ब्रांड करना है, अपने तिमिले को भी ब्रांड करना है, अपने मडवे झंगूरे को भी ब्रांड करना है, और हमारे यहाँ जो 12 नाजा है, जो 12 नाजा हमारी ताकत है, उसको भी ब्रांड करना है। हम पिछड़ गए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है। उसने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसान की वार्षिक आय की गणना की 2003 में। 2003 में थे, उनकी वार्षिक आय हिमाचल प्रदेश के किसान से ज्यादा थी। 10 साल बाद उसी एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम उस आय से, वो 3-3.5 हजार के आसपास थी, हमारी आय बढ़ी 4.5 से 5 हजार, बल्कि हिमाचल 9 हजार में पहुंच गया। तो आप सोचिए कि इसका मतलब हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ना अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो हमें एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना होगा कि हम अपने पहाड़ को उन्नत बनाएं, अपने पहाड़ी अर्थव्यवस्था को ज्यादा आगे बढ़ाएं, पहाड़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ावा दें। मैं आपको एक बात आखिर में कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन संकल्पना की है जिसका नाम है ग्रोथ सेंटर। वो ग्रोथ सेंटर जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, अगर आज एलईडी बल्ब्स महिलाएं बना रही हैं, कितनी खुशी की बात है। या प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिसका जिक्र किया था, बागेश्वर में हमारा जो 12 नाजा है उससे बिस्किट बन रहे हैं, तमाम तरह के उत्पाद बन रहे हैं। हम कई तरह के अपने जो हमारे प्रोड्यूस हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, उनसे नाना प्रकार की चीजें बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को हमें ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं
कि अगर हमारी मातृशक्ति आर्थिक तौर पे संपन्न होंगी, उनके पास पैसा आएगा तो वो अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे उसका निवेश करेंगी। और आज अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि संसार का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है एक परिवार के लिए, तो मैं कहूंगा वो निवेश आपके बच्चों पे होना चाहिए। वो निवेश न जमीन पे, न जायदाद पे, न अट्टालिकाओं, न मकान पे, बल्कि आपके बच्चों पे में निवेश होना चाहिए, क्योंकि वो निवेश आपको कई गुना भविष्य में देगा। तो हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, और मैं समझता हूं कि वर्तमान में इस दिशा पे कार्य हो रहा है। जी सर। जी सर, मेरे साथ पैनल में मिस्टर दीपक भी हैं। तो जी दीपक जी, आपके पास जो क्वेश्चन आप बताएं सर। सर सबसे पहले तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपकी ये जर्नी जो न्यूज़ से है, और कैसे कहाँ तक, मतलब कैसे आपकी ये जर्नी रही और कहाँ असल से में स्टार्ट हुई? वो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। मैं भीमताल के जून स्टेट में रहता हूँ। आज भी मेरा घर वहीं है, मेरे माता पिता, मेरा परिवार सब वहीं रहता है, और मेरा हृदय भी मेरे भीमताल में ही लगता है। भीमताल मेरे लिए सब कुछ है। यानी मैं बाहर भी रहता था, मेरा दिल हमेशा भीमताल या मेरी देवभूमि उत्तराखंड के लिए धड़कता था। तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि मैं भीमताल के जून स्टेट से हूं। और आपने मेरी जर्नी की बात की, देखो मैं बहुत ही एक गरीब परिवार से नाता रखता था। मेरे घर में मेरे 4 भाई बहन थे, मेरी दादी, मेरे माता पिता। बहुत संघर्षों से हमने अपने दिन गुजारे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, हमने वो दिन भी देखे हैं जब हमें कई रात भूख से काटनी पड़ी, या कई दिनों तक हमारे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो हमने बिच्छू की सब्जी से काम चलाया। और कभी तो हमारे पास आटा भी नहीं हुआ करता था। तो मुझे याद है कि लोगों ने भी कई बार देने से मना कर दिया। तो हमने इतनी मुश्किल से अपना जीवन जिया है। और वहां से लेके देश की संसद तक का सफरनामा मैंने तय किया, और उसमें मेरे माता पिता, मेरे परिजनों का बहुत मेरे को आशीर्वाद रहा, मेरे इष्ट बंधु बांधवों का आशीर्वाद रहा, देवधरा के जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद रहा। और उसके बाद मैं लोकसभा टीवी में 8 साल रहा, न्यूज नेशन में 5 साल रहा, जैन टीवी में 4 साल रहा, उत्तर उजाला से मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की। और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे मैं देवभूमि उत्तराखंड में आया, और तब से मैं उत्तराखंड के लिए काम कर रहा हूं। और मेरा सिर्फ एक ही सपना है, और मेरी एक ही संकल्प है, कुछ भी हो जाए, मेरी देवभूमि उत्तराखंड की जो स्पिरिट है ये लगातार आगे बढ़नी चाहिए, ये बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। और मेरी देवधरा जो है उसकी दुनिया में बिल्कुल यूनिक और अलग पहचान होनी चाहिए। अब मेरा एकमात्र संकल्प यही है। जी सर। सर मेरा एक, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कंडाली की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्ट हैं जिनमें हम मेहनत ही नहीं करते हैं। जैसे आप कंडाली की बात कर रहे हैं, या फिर काफल हो गया, या फिर बेड़ू हो गया, या फिर तिमला हो गया। मैं ये चाहता हूं कि इनके हम एक एक ऐसा एक हो जहां पे हम इस पे इंटरनेशनली इसको प्रमोट करें और इसकी क्वालिटीज बताएं। और फिर जाके हम, हमारे पास एक रास्ता भी होना चाहिए कि हम कहाँ पे ये कहाँ पे इन लोगों को, मतलब कहाँ पे इंपोर्ट करें, कहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं। इस तरह की कोई एक रिसर्च सेंटर हो ताकि हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं। और वहां पे हम कैसे, एक ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम कहाँ पे बेचें। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी इतनी क्वालिटी कंडाली में इतनी, लेकिन बेचे तो बेचे कहाँ? अगर अगर बेचने के बाद लोग कहते हैं कि ये झुंगोरा जो है 100 रुपए किलो जा रहा है, चावल तो कोई भी इतने, मतलब जो हमारी क्वालिटी इतनी महंगी महंगी बिकती है, लेकिन हमें कहाँ बेचना है पहले वो भी तो समझ आना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप किस दीपक तरीके से भाई, कार्य आपने करेंगे? बिल्कुल सही कहा। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट मुझे लगता है सरकार को देना चाहिए। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी ताकत थी, ये हमारी पहचान थी, ये हमारी यूनिकनेस थी। सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है अब इस पे ध्यान दिया जा रहा है, और अभी जितना ध्यान दिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, एक वुमेन इन भारत सरकार की जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसने एक सर्वे कराया, उसने एक रिसर्च कराया, और वो हमारे खान पान से जुड़ा था। तो
जो उस समय की मिनिस्टर थी मेनका गांधी जी, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात बताई कि जो गुणात्मक तत्व आपके खान पान में है, यानी देवभूमि उत्तराखंड के खान पान में है, वो कहीं और नहीं है। और अगर इनको मैल नरिश्ड बच्चों को दिया जाए, मतलब कुपोषण के शिकार बच्चों को दिया जाए, या जो हम आईसीडीएस के तहत जो भी चलाते हैं प्रोग्राम उसके तहत दिया जाए, या मिड डे मील में इसको दिया जाए, तो ये बहुत चमत्कारी पोषक तत्व है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट सामने आई, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता है। तो आप सोचिए इसका मतलब हमारे खान पान में कितनी शक्ति है। अब जरूरत क्या है, अगर आप अपने ब्रांड को आगे दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ब्रांड की खासियत क्या है वो आपको दुनिया को दिखानी होगी। जैसे मैंने चूरे का एक एग्जाम्पल लिया, या तिमिले का एग्जाम्पल लिया, या कंडाली का एग्जाम्पल लिया। जब आप दुनिया को ये बताएंगे कि भाई मेरी कंडाली को आप क्यों ग्रहण करें, या मेरे चूरे को आप क्यों ग्रहण करें, या मेरे यहाँ के अदरक, लहसुन, काफल, बेड़ू को आप क्यों खाएं, ये बताने की बहुत जरूरत है। इस पे देखिए मैं एक बहुत छोटा इंसान हूं, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, लेकिन अगर एक इंटीग्रेटेड वे में जिसमें सरकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, कुछ अच्छी एजेंसीज इस पे काम करें, और एक इंटीग्रेटेड ब्रांड, मैं फिर जोर देकर कहूंगा इस प्रदेश को एक इंटीग्रेटेड ब्रांड चाहिए। नाम कुछ भी रख लीजिए, देवभूमि ब्रांड रख लीजिए, हिमालयन ब्रांड रख लीजिए, हिलांस ब्रांड रख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो वो रख लीजिए, लेकिन एक ब्रांड हो, उस अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ तैयार हो। तब वो जब ब्रांड बनेगा वो ब्रांड दुनिया में छाएगा। फिर अब आज क्या है, पौड़ी में अलग ब्रांड है, उत्तरकाशी में अलग ब्रांड है, पिथौरागढ़ में अलग ब्रांड है, नैनीताल में अलग ब्रांड है। तो आपको एक इंटीग्रेटेड ब्रांड चाहिए। वो कैसे होगा, उस पे सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, और मैं समझता हूं सरकार सोच भी रही है। दूसरी चीज, जिस दिन हम ये डिफरेंस लोगों तक पहुंचा देंगे दीपक जी कि मेरा उत्पाद इस उत्पाद से बहुत बेहतर है। जैसे मैंने एक और रिसर्च किया कि पहले हमारे यहां पनघट हुआ करते थे। घट आप लोग तो जानते ही होंगे, मैं समझता हूं, घट वाटर मिल। आज वो घट जो है हमारे यहाँ भी है, आटा ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज उस वाटर मिल का फ्लोर ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कैसे बोलिए? पहला, घट से आपका जो आटा पिसता है उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बरकरार रहती है, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी से आटा पीसते हैं उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो चली जाती है। दूसरा, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में आटा बेचती हैं, हमारे यहाँ चोकर कहते हैं ना, चोकर, वो चोकर अलग कर देती हैं, जबकि हमारे घट में पीसे हुए आटे का चोकर होना चाहिए। और भारत में कब्ज का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे आटे में चोकर का ना होना है। अब घट के पीसे आटे में चोकर भी होगा, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होगी, आपका बिजली का बिल भी बचेगा, और उस पानी के पनघट से आप कुछ किलोवाट बिजली भी बना सकते हैं। अब सिर्फ इसके लिए जरूरत है हमारे पास पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन हम उस घट को भूल गए। जबकि मैं देख रहा था पंजाब में एक जगह 100 से ज्यादा घट एक ही नहर में बनाए जा रहे हैं। यानी हमारी जो संस्कृति थी वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर ली और हम पहाड़ी भूलते चले गए। एक बार मैं मित्रों एक छोटी सी बात बताऊं, मैं एक इजराइल में गया था। तो इजराइल में मैंने 10-15 दिन स्टे किया। मैं इजराइल के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के बारे में जानना चाहता था। तो उन्होंने अपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया। तो मेरे भाव में क्या आया कि जिस ड्रिप इरिगेशन को इजराइल आज चमत्कार करके दुनिया को दिखा रहा है, दरअसल हम अपने प्राचीन दौर में चले जाएं तो हमारे यहाँ क्या कहा गया था, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सद जाएं, रहीमन सींचे मूल को फूले फले अघाएं। रहीमन सींचे मूल को, यानी अगर आप मूल में सींचोगे, जड़ में पानी डालोगे, वो फूलेगा फलेगा भी और बड़े पैमाने पे फल देगा। भाई दिस इज ऑल अबाउट ड्रिप इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन में भी तो वही है, पाइप में छेद कर दिया जाता है और उन्हें जड़ों में छोड़ दिया जाता है, पानी की बचत भी होती है और पेड़ को भी पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो ये सारी जितनी भी आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसकी जड़ में, नींव में कहीं ना कहीं हमारा भारतवर्ष है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष के बारे में क्या गया है, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापुवर्गा स्पदमार्ग भूते, भुवंती भूयो पुरुषाशुरत्वात्। क्या कहा गया है, देवता लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, कि हे प्रभु, जब जब इस ब्रह्मांड में कहीं भी आप जन्म लेने का मौका प्रदान करेंगे तो मुझे अमेरिका में जन्म मत देना, मुझे इजराइल में जन्म मत देना, मुझे नॉर्थ कोरिया में जन्म मत देना, मुझे मिडिल ईस्ट में जन्म मत देना, मेरा जन्म भारत भूमि में हो, क्योंकि भारत भूमि ही वो पवित्र और धार्मिक भूमि है जहां से स्वर्ग का रास्ता तय होता है। स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते, भुवंती भूयो पुरुषाशुरत्वात्। तो आप सोचिए हमारे भारतवर्ष के बारे में क्या कहा गया है और उस भारतवर्ष की देवभूमि के बारे में क्या कहा गया है। कुल मिलाकर जो तीर्थाटन और पर्यटन की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारा भारतवर्ष भी अव्वल है और हमारी देवभूमि के तो क्या कहने हैं। तो कुल मिला के दीपक जी, अनूप जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संसार में जब ब्रह्मा ने इस प्रकृति की रचना की थी तो उसने इतने प्राकृतिक संसाधन बनाए जिसमें इंसान अपना गुजर बसर कर सकता है, उसका समुचित प्रयोग कर कर अपनी आजीविका चला सकता है। लेकिन हुआ क्या, हमारी तृष्णा ने, हमारे लालच ने, हमारे विकास के प्रति अंधेपन ने, इतनी अंधी दौड़ में हम खो गए कि हमने उस प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन नहीं किया, बैलेंस दोहन नहीं किया, हमने अनाप शनाप दोहन कर दिया। उसी कारण जो है ये आज सब कुछ देखने को मिल रहा है। वरना प्रकृति तो बहुत सार्वभौमिक रूप से सब पे आशीर्वाद देती है। भाई सूर्य थोड़ा ना कहता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं अलग किरण भेजूंगा और दीपक और अनूप के लिए अलग किरण भेजूंगा। प्रकृति तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। लेकिन हमने क्या किया, अब आप भारत की अर्थव्यवस्था को देख लो। भारत की अर्थव्यवस्था में चंद लोगों के पास कितना पैसा है और एक बड़े भूभाग के पास कम पैसा है। तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फॉर्मूला है वो आज हर राज्य को अपनाने की जरूरत है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लेंगे, ब्लॉक वाइज भी देख लेंगे। अब जैसे मैं भीमताल से आता हूं, मेरे भीमताल में 4 ब्लॉक हैं। एक उदाहरण के तौर पे पूरे राज्य की स्थिति आप समझ जाएंगे। उसमें पहला भीमताल है, दूसरा धारी है, तीसरा रामगढ़ है, चौथा ओखलकांडा है। भीमताल ज्यादा डेवलप्ड है, रामगढ़ कम डेवलप्ड है, धारी उससे कम डेवलप्ड है और ओखलकांडा सबसे पिछड़ गया। तो हुआ ना, विकास तो हुआ, लेकिन विकास की किरण सब तक समान रूप पे नहीं पहुंची। तो अब जरूरत क्या है कि हमें शुरुआत करनी है तो हमें भीमताल से ज्यादा ख्याल ओखलकांडा का रखना है, हमें रामगढ़ से ज्यादा ख्याल धारी का रखना है और भीमताल से ज्यादा ख्याल रामगढ़ का रखना है। तब हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। और मैं समझता हूं हमें एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। उस लॉन्ग टर्म अप्रोच में मूल में हमें उत्तराखंडी को रखना पड़ेगा, अपनी मातृशक्ति को पड़ेगा, अपने गुणकारी उत्पादों को रखना पड़ेगा, अपनी यूएसपी को रखना पड़ेगा, अपने जो पर्यटन के अनूठ स्वरूप हैं उनको रखना पड़ेगा। जब हम इन सब को मिला के एक इंटीग्रेटेड स्कीम या प्रोग्राम या सोच तैयार करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जो हमारे शहीदों ने उत्तराखंड का स्वप्न देखा था, जो हमारे बलिदानियों ने उत्तराखंड का स्वप्न देखा था, या जिन्होंने संघर्ष किया इस देवभूमि उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, उन्होंने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हम अपने अपने भाग की मेहनत करेंगे। और वो मेहनत जो होनी चाहिए वो अपने लिए से ज्यादा अपने राज्य के लिए होनी चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए होनी चाहिए। तब जाके हम एक ऐसा उत्तराखंड बना सकते हैं जहां पर हम कह सकते हैं
इंसान का हो इंसान से भाईचारा, ये भाव हमको आगे ले जाना ही होगा, तभी जाकर हम एक उत्तराखंड, एक ऐसे उत्तराखंड जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हो, उसको हम सामने ला सकते हैं। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम चाहते हैं कि इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कोई भी इन्वेस्टर आए वहां पे चाहे कंडाली के लिए, तो वो वहां पे उस कंडाली से जो भी बना रहा है वो बनाए, लेकिन हम उसको दें। और जैसे मैं कहता हूँ कि पानी, जैसे पंजरे का पानी आपको पता होगा, जो हमारे पंजरे का पानी है, जहाँ हम भेंटने भी जाते हैं, जब नई शादी होती है तो वहाँ भेंटने के लिए मतलब उसकी पूजा करते हैं पंजरे, उस पानी से भी हम अगर मिनरल वाटर, जैसे ये पानी शुद्ध पानी है, उससे भी हमने कभी बिजनेस पॉइंट से नहीं सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको बिजनेस पॉइंट से सोचें। चाहे वो, अगर वो पानी है, वो पानी ऐसे ही बह रहा है, अगर उसका हम टेस्टिंग कराया जाए, उसका जैसे मिनरल वाटर बनाया, अगर वो 10 रुपए में बिक रहा है तो हम 5 रुपए में तो बेच सकते हैं उसको। तो ऐसे ही और भी चीजें हो सकती हैं जो, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ रॉलो में हमारे पत्थर होते हैं छोटे छोटे, लोग यहाँ अपने मेजों में वो रख लेते हैं, तो हमारे यहाँ के तो पत्थर भी बड़ी कीमती हैं। अगर मैं क्वालिटी की बात बताऊं हमारे उत्तराखंड की, तो ना हमारे ना यहाँ की तो दीपक भाई, फ्री आपने चीजें भी फ्री चीजें भी ऐसी हैं जिनका हम बिजनेस कर सकते हैं। अब मिंट होता है, पुदीना हमारे यहाँ रोलो में, मतलब गजेरों में वो मिंट होता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि वो दिल्ली के मिंट से है ही नहीं, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट से नहीं सोच रहे हैं। जब हम बिजनेस पॉइंट से किसी चीज को सोचेंगे तो शायद हम 4 लोगों को भी रोजगार देंगे उसमें, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि बिजनेस, अगर हम झुंगोरों की दीपक बात कर रहे भाई, हैं तो झुंगोरों को कुटाना भी, पिसाना भी, उसके बाद पैकिंग करके भेजना, तब जाके हम उसमें 4 लोग जुड़ जाएंगे, तो 4 लोगों का रोजगार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की सी कोई व्यवस्था होनी चाहिए हमारे उत्तराखंड में। और दूसरा सर मेरा एक और है कि हम उत्तराखंड में हम पेड़ों को लेके भी, फलों के पेड़ को लेके भी हम आगे बढ़े, ताकि टूरिज्म तो हमारा है ही एक, हमारे पास भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, लेकिन हम अपने यहाँ पेड़ों को भी लगाएं, फलों के जो पेड़ हैं उसके बेसिस पे भी हम वहाँ पे फलों के बगीचे लगाएं। और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लोग इंतजार नहीं करते हैं, शायद ये एक रीजन है। आप क्या समझते हैं इस चीज को लेके? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 100% आपसे सहमत हूं दीपक जी, कि हमारे यहाँ का जो पत्थर है ना, उसमें भी भगवान बसते हैं। अगर कोई उस पत्थर को ले जाकर हमारे बच्चे उसे पेंट करके गणेश का रूप दे दे, भगवान का रूप दे दे, तो वही तो देवता है भाई। पत्थर के दर्शन है, ये तो आपका भाव है। हमारा हर कोई उत्पाद जो है उसकी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अब मैंने जो आपको शुरुआत में कहा ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हम डेवलप नहीं कर पाए। वो कस्तूरी मृग वाली बात हो गई कि जो मृग है वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए दुनिया भर में घूमता रहता, दुनिया भर में घूमते रहता, और जबकि कस्तूरी जो है मृग के पास होती है। तो वही स्थिति हमारी है। अब जैसे आप सोचिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे बहुतायात चीड़ के जंगल हैं, बहुतायात। और चीड़ के बारे में कहा जा सकता है कि चीड़ अपने आसपास कुछ भी पनपने नहीं देता, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीड़ होता है या हमारा पिरूल होता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने कहा साहब इस चीड़ पे नया प्रयोग होना चाहिए। अब उस पाइन निडल से आज हम क्या बना रहे हैं? पहला, उस पाइन निडल की लकड़ी काम आ सकती है अगर उसका बढ़िया ट्रीटमेंट किया जाए। उसका लीसा जो है उसकी एक मेडिसिनल वैल्यू है। उसका पिरूल जो है आज वो बिजली बनाने के काम आ रहा है, कोयला बनाने के काम आ रहा है, बायोडीजल बनाने के काम आ रहा है, और भी दर्जनों प्रकार के बाई प्रोडक्ट उस पिरूल से बन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा उसका लीसे का गोंद है, जब आप जहां फिसलन हो जाती है, अगर उसका पाउडर डाल दें, तो जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन कोर्ट है, उस कोर्ट में उसको डाल दें तो वहां भी वो इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए, और उसका जो ठीटा है, यानी चीड़ के पेड़ से गिरने वाला ठीटा जो है, जिसको हम ऐसी वेस्ट कर देते हैं, अगर हम उसको बढ़िया से पेंट करें, उसको एक ब्रांड के रूप में पेश करें, लोग अपने ड्राइंग रूम में उसे सजाना पसंद करेंगे। और उस ठीटे में से एक बीज भी निकलता है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने चूरा कहते थे, क्या कहते थे, कुछ चूना, कुछ इस तरह से बोलते हैं, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। अब आप देखिए, एक चीड़ का पेड़ जो कल तक हमारे उत्तराखंड के लिए अभिशाप था, आज वरदान से कम नहीं है। अब हम चीड़ के जंगलों को एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाना पड़ेगा।
अब पिरूल बड़े पैमाने पे होता है, उसका कलेक्शन हो रहा है लोगों को। मैं उत्तराखंड घूमा हूं, एक बार नहीं 3 बार मैं उत्तराखंड घूमा हूं। मैंने खुद लोगों को पिरूल से बिजली बनाते देखा है, पिरूल कलेक्शन पॉइंट देखे हैं, लीसा देखा है, छींटे को कलर करते बाजार में बेचते हुए देखा है, और उसका जो इंग्रेडिएंट है उसको बैडमिंटन कोर्ट में छिड़कते देखा है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि साहब हर चीज को हमें एक मार्केट के नजरिए से देखना होगा, एक लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी के नजरिए से देखना होगा। अब सवाल क्या है ना, ये भाव लाएगा कौन? इसीलिए तो मैं, अच्छा इसको कोई अच्छा माने या बुरा माने, मैं एक और भाव प्रकट करना चाहता हूं। आज अच्छे युवाओं को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि राजनीति वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप राज्य की दशा और दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं युवाओं को, अच्छे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने की ताकत लोकसभा और विधानसभा के पास है, प्रोग्राम और पॉलिसी सरकार बनाती है। जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच के साथ काम करेंगे, तो बेहतर प्रोग्राम बनेंगे, बेहतर पॉलिसीज होंगी। आज क्या है, मैं देखता हूं कि चंद लोग बैठ के किसी प्रोग्राम को डिजाइन कर देते हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड में बैठे लोगों का इनपुट उसमें शामिल नहीं होगा। जैसे मुझे खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, बजट पेश होने से पहले लोगों से बात की जाए, और वो स्वयं कई जिलों में जाके उन्होंने लोगों से बात की, क्योंकि ये आप लोगों का बजट आ रहा है, तो आप लोग बताइए कि कैसा बजट आपको चाहिए। तो लोगों का मनोभाव जब आ जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से बढ़ता है। दूसरा, आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर उत्तराखंड को बदलना है तो इस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कनेक्टिविटी, ये 4 हमारे बड़े इश्यूज होने चाहिए, राजनीति के सबसे बड़े इश्यूज होने चाहिए। राजनीतिक दलों से लोगों को पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, इसका आप क्या व्यवस्था करेंगे? मुझे अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, इसकी आप व्यवस्था क्या करेंगे? मैं दिल्ली या देश के कोने में या विदेश में नहीं नौकरी करने के लिए जाना चाहता, मुझे मेरे प्रदेश में ही नौकरी चाहिए, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? या स्वरोजगार चाहिए, इसके लिए क्या आप व्यवस्था करेंगे? मुझे बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, चाहे वो रोड के रूप में हो, रेल के रूप में हो, एयर के रूप में हो, मोबाइल के रूप में हो, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलने की जरूरत है। जब तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपके बुनियादी मसाइल नहीं आएंगे, बुनियादी इश्यूज नहीं आएंगे, डेवलपमेंट पे एक चर्चा नहीं शुरू होगी, इन सारे मूलभूत मुद्दों को सामने नहीं रखेंगे, जनता इन मूलभूत मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक आप एक बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। आपके पास चूरा है, पिथौरागढ़ के प्रतिनिधित्व करने वाले सारे लोगों से पूछा जाए कि ये चूरा आज इंटरनेशनल मार्केट तक क्यों नहीं पहुंचा। हम सब लोगों से यह प्रश्न किया जाए, जिस कंडाली में इतनी गुणात्मक ताकत है, वो आज इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड क्यों नहीं बना? हमारा तिमिला इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड क्यों नहीं बना? हमारी हल्दी, हमारी लहसुन, हमारे तमाम नाना प्रकार के उत्पाद जो हैं, आज वो क्यों नहीं देश और दुनिया के एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में हुए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से साधुवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल के लिए कहा है। वोकल फॉर लोकल बहुत जरूरी है। यह आधुनिक भारत का वो मंत्र है जिस मंत्र को आत्मसात कर कर हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बना सकते हैं। हम सबको अपने प्रोड्यूस के लिए, अब आजकल नानतीन के खनी पिज्जा खनी, हमर नानतीन के खनी पास्ता खनी, अरे यार उन्हों के खिलावा जो मडू, उन्हों का खिलावा झिंगोर, उनर भीतर यो आदत डालेन पड़े, यो जब तक हम नहीं करोल ने हमार प्रदेश अगिल नहीं बढ़ल। मैं तो तुमको बताऊं, आज ले मैं पिनाऊ साग खनू, आज ले मैं गडेर में दही डाल बेर खनू, आज ले मेरे में सिसोड़ा साग बनो, आज ले मेरे घर में रोज मडवा ग्रॉट बननी, मगे तो यो ही खान भल लागो, कले मैं वो खाना बार में जानू, मैं नहीं लॉन यो ठुल ब्रांडे यो जतु एमडीएच ब्रांड छ या तुम्हार जतु ब्रांड छ। मैं तो वहां जैर थी अलमड़ रस्ते पे, वहां महिला जो सिलबट्ट में पिस बेर, जो हल्दी पिस रची, जो मर्च पिस रची, जो और हमार के कनी मसाल छी वो पिस रची, वो खरीद बेल लाऊं, कले मके पत्ते छ। अब तुम सोचा, मैं तुमको एक उदाहरण दीनू, हमर
मात्र शक्ति का तो मेहनती छे। आज हमार लूण जो छे ने लूण वो ब्रांड बन गया। 24 प्रकार लूण आज हम बधियार बेचनू। अरे जब हम पहाड़ लूण बेच सकनू तो हम के नहीं बेच सकन। हमू के अपन ताकत पहचाने होने दीपक जी तुम ठीक कहो, हमको अपनी ताकत पहचाननी होगी। अगर हम 24 प्रकार का नमक हमारी महिलाएं सिलबट्टे में पीस कर एक उसको ब्रांड बना सकती है। अब मेरे पास अभी मैं मंगवा सकता था, मैं तो लाया हूं अपने पास, मैं तो टेस्ट करता हूं रोज। अब आप हमारे यहाँ नींबू सानने का जो वो है, आप सोचो अगर हम अपने मेहमानों को खिला दें तो कुछ नहीं तो साल में एक बार जरूर आएंगे, क्या नींबू खाने के लिए। अगर हम अपने गडेरी की सब्जी में भांग डाल के खिला दें, टेस्ट डेवलप करने की चीज है भाई साहब, आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं उत्तराखंड का भविष्य होटल नहीं, उत्तराखंड का भविष्य होम स्टे है। क्यों? होम स्टे में हमारा आतिथ्य का भाव जो होता है वो धनार्जन का नहीं होता, वो मुनाफा कमाने का नहीं है, वो है अतिथि देवो भव का मनोभाव। हम अपने घर में रुकाएंगे भी, अच्छा खासा साफ सुथरा भोजन भी कराएंगे, अपने आंगन के आसपास जो खुशियां हैं वो भी उनको देंगे, अपने आसपास के इलाके में घुमाने भी ले जाएंगे। और इसीलिए तो आज हमारे पहाड़ी भाइयों ने कितने सुंदर सुंदर होम स्टे बना रखे। और मैं देश और दुनिया के लोगों से इसीलिए कहता हूं, आप आइए, आप 5 सितारा संस्कृति से बाहर निकलिए, आप मेरे गांव के एक होम स्टे में रुक जाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो 5 सितारा संस्कृति का आपको इतना आनंद नहीं मिला होगा जो हमारे छोटे से होम स्टे में आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि भावनाओं का खेल है, जो आतिथ्य की भावना हमारे होम स्टे में है वो 5 सितारा संस्कृति में थोड़ा है। 5 सितारा संस्कृति ऑल अबाउट प्रॉफिट कमाना, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो अतिथि हमारे पास आया है वो हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर जाते समय हमसे कहे, जो आतिथ्य आज हमने दिया है हमें दुनिया में ऐसा आतिथ्य कहीं नहीं मिला। जो आतिथ्य आज देवभूमि उत्तराखंड में हमें मिला है ऐसा आतिथ्य हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। ये भावनाओं को हमें लोगों में जगाना होगा। आज हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। मैं कहता हूं कुछ समय के लिए मैं आपके माध्यम से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, बार बार प्रार्थना करना चाहता हूं, करबद्ध होकर प्रार्थना करना चाहता हूं। एक प्रयोग करिए, मात्र एक प्रयोग अपने जीवन में कर लीजिए। आप सोचिए कि कुछ दिनों तक मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगा, कुछ दिनों तक मैं अच्छा बोलूंगा, अच्छा सुनूंगा, अच्छा खाऊंगा और अच्छा काम करूंगा। मैं आपको दीपक जी, अनूप जी, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं साक्षी मान के कह सकता हूं, आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा आ जाएगी। आपके काम करने की क्षमता, शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में रचनात्मक का संचार है, ऑप्टिमिज्म का संचार आपके भीतर हो रहा है। एक प्रयोग करके देखिए। मैं उत्तराखंडियों से कहता हूं, आपको जिसको जितनी गालियां देनी है बाद में दे देना, 1 महीने के लिए प्रयोग करके देख लो, आपको आनंद आ जाएगा और जीवन में शांति और सुख ये बहुत जरूरी है। ये तभी आ सकता है जब हम पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं आप सबके माध्यम से बहुत विनम्रता से अपने सभी उत्तराखंड भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप रचनात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एक प्रयोग करिए, अपने आप में ये प्रयोग करिए। आपकी दैनिक दिनचर्या में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी सर, बहुत ही सही बताया आपने सर। पहले तो हमें पॉजिटिव सोचना है, यही बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जिससे लोग फायदा उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। मैं अपने गांव गया था अभी रिसेंटली, तो हमारे प्रधान जी ने काफी उसके फायदे उठाए हैं और वो कर भी रहे हैं। मेरा सर आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारी जो गाँव की महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, जो वो बहुत मेहनती होती हैं, वो भी किस तरीके से छोटे छोटे उद्योगों में जुड़े। एक तो मेरा सर ये क्वेश्चन है, और एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अभी मैं रिसेंटली जब गांव गया था तो हमारे यहाँ पे एक लेडीज थी और वो प्रेगनेंसी थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान, कि वो बच्चा आधे में रहा था। और फिर हमारे यहाँ के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं थे,
तो इतनी दिक्कत आ गई थी, तो उस लेडी को कैसे ले जाए? अगर अगर हम रामनगर किसी प्लेस एरिया जगह में भी लेके आए तो कैसे लेके आए, क्योंकि वो तो आधी सिचुएशन पे है, गाड़ी में ला नहीं सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे एरिया में। मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ ये। तो हम चाहते हैं कि रोड की जो कनेक्टिविटी है कम से कम वो जुड़ जाए, और वो जो हमारी रोड है वो पास हो जाए। कम से कम अगर डामरीकरण अगर उसका कर दिया जाए, जो रामनगर से रसेवाजब से होते हुए बिरुखाल मिलती है वो रोड, वो डामरीकरण अगर अभी वो बिरुखाल मिली नहीं है वैसे, मैं चाहता हूँ कि एक वो मिल भी जाए और डामरीकरण हो जाए, ताकि क्योंकि ये मेरे साथ मैंने देखा है कि 2-3 केस ऐसे हो गए हैं जो कि जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो वो 2 लेडीज मतलब मेरे देखने में ऐसा हो गया कि उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है। तो उस सिचुएशन के लिए मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्प मिले और ताकत मिले, और इसके लिए मैं आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पे हम कैसे, मतलब उस रोड पे डामरीकरण कर दिया जाए और उस रोड को भी हम जो मेन स्टेशन पे वहां पे पहुंचा दिया जाए। मैं आपसे और इस पे जहां तक हॉस्पिटल की बात है, उसमें भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें सुविधाएं मिले हमारी महिलाओं को लेके। मैं आपसे इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें मैं थोड़ा सा पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को खराब लग रहा है, लेकिन मैं ये उत्तराखंड के हित में बोल रहा हूं। देखिए, मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी की जो एक बात को उनको सबसे अलग इसलिए भी बताऊंगा, और मैं इसलिए नहीं कि बीइंग इज मीडिया एडवाइजर, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मैं कोई लाग लपेट में जीवन नहीं जीता, मैं कोई परिक्रम में जीवन नहीं जीता, मैं कोई चापलूसी में जीवन नहीं जीता। मुझे सिर्फ पता है अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयनों का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, जिससे जीवन को ध्येय मिले है लक्ष्य अपना तो वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच महज संघर्ष ही। इसलिए संघर्ष ही एकमात्र सच है हम सबके लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उनकी बड़ी आलोचना भी हुई। होता क्या था, अब रमेश भट्ट मीडिया एडवाइजर है, तो सब उसके रिश्तेदार जो हैं वो पहाड़ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रमेश भट्ट अपनी अप्रोच लगा के उनको हिली एरिया से प्लेन एरिया में रखेगा। अब ऐसा और सारे लोग भी करते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि पहाड़ में कोई जाता ही नहीं था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, और मैं उसके लिए उनका साधुवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने इस मामले में किसी की नहीं सुनी। कितने राजनीतिक कार्यकर्ता से नाराज हो गए इस बात को लेकर, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात को ध्यान रखा, अगर हम सिस्टम नहीं बनाएंगे तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका था। उस सिस्टम को दोबारा उन्होंने जिंदा किया, और यही कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक हो गया, सालों लगेंगे सही होने में, और आपने जो पर्टिकुलर एग्जांपल दिए मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन कम से कम जो आपका सब सेंटर है, आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपका जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां कम से कम कुछ तो सुविधाएं आज पहुंची। दूसरा, आपने प्रेग्नेंट वुमेन की बात की। मुझे कहने में कोई शंका नहीं, अगर इस तरह के घटनाक्रम हमारे प्रदेश में होते हैं, हमारे 1000 अच्छे काम पे वो सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। जब हम अपनी मातृशक्ति को खोते हैं या हम उसके बच्चे को खोते हैं, ये हम सभी के लिए एक बदनुमा दाग है। अभी की तत्कालिक व्यवस्था क्या हो सकती है? मान लीजिए आपको पता है आपकी रिस्क प्रेगनेंसी है, मतलब आपकी आजकल तो साहब इतने तरह के टेस्ट होते हैं तो आपको अंदाजा आ जाता है, डॉक्टर आपको इंटीमेट कर देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, उसमें सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि सारे लोगों के पास इतने संसाधन नहीं हो सकते। अब मान लीजिए आपने बीरू खाल की बात की, बीरू खाल की वो महिला जिसकी रिस्क प्रेगनेंसी है, उसको हम क्यों नहीं 1-1.5 महीने पहले ही नीचे ले आए? देखो, हमें ये करना होगा, क्योंकि हमारे लिए उस मां की जान और उस बच्चे की जान बहुत जरूरी है, और उसकी व्यवस्था रामनगर में हो जाए, जहां पर डॉक्टर उपलब्ध है या बाकी जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र है वो उपलब्ध हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में बीरू खाल से वहां पर लाने में जो रिस्क रहेगा वो मां को भी रहेगा और बच्चे को भी रहेगा। जब तक कि हम उस व्यवस्था को उस 500 मीटर के या 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंचा देते, हमें इस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मैंने देखा कि जो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमें उसे और ज्यादा करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, हम 100 अच्छे काम कर रहे हैं,
लेकिन एक ऐसा काम हमारे सामने आ जाता है और वो नेगेटिविटी जो है हमारे 100 कामों में अच्छी भारी पड़ जाती है। और ये हर किसी की जिम्मेदारी है, सरकार में बैठे लोगों की, कि हमारी मातृशक्ति और उसके जच्चे बच्चे की हमें पूरी तरह से सुरक्षा करनी होगी, उसको वो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी होगी। तो उसके लिए अभी तो मुझे लगता है तत्कालिक तौर पे ऐसी व्यवस्था है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी हमें 2 और मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 3 और मेडिकल कॉलेज दिए हैं। एक मुझे लगता है उधम सिंह नगर के लिए दिया है, एक हरिद्वार के लिए दिया है, एक पिथौरागढ़ के लिए दिया है। अब हमारे पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज हो गया है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज हो गया है, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज हो गया है, देहरादून में मेडिकल कॉलेज हो गया है, उधम सिंह नगर में मेडिकल कॉलेज हो गया है, और हरिद्वार, पिथौरागढ़ और आपका उधम सिंह नगर में बनने जा रहे हैं। तो इससे हमारी स्वास्थ्य सुविधा आने वाले समय में बहुत मजबूत हो जाएगी। और ये जो बदनू में दाग की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे सर से तभी हट पाएगा, लेकिन तब तक हमें इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जुड़ी जो महिलाएं हैं, उनको हमें अस्पताल के इर्द गिर्द रखना होगा और सरकार को उसमें मदद करनी होगी। जी, जैसे मैं कह रहा सर, महिलाओं के लेके छोटे छोटे उद्योग क्या मतलब ऐसे करे हैं, उसके लिए भी कुछ आप हाँ, देखिए मैंने कहा ना, जैसे हमारा चूरा है, उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए, हमारी हल्दी पे हमें खूब सारा रिसर्च करना चाहिए। अब आप देखिए ना, बाबा रामदेव जी पतंजलि के माध्यम से हमारे यहां से तो प्रोड्यूस खरीद रहे हैं भाई, उन्होंने भी तो आज ब्रांड बना लिया ना, एक सिंगल ब्रांड के तहत वो काम करते हैं। अगर राज्य सरकार भी एक सिंगल ब्रांड के तहत काम करे, सिंगल ब्रांड में कह रहा हूं, चाहे वो हिलांसी, जैसे हिलांस हमारे यहाँ पर है, हिलांस की तौर पे है, तो हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे छोटे छोटे काम हैं, हम अपने बारानाजा का इस्तेमाल कैसे, उसके बाई प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, उसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए। हम अपने तिमिले की प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए। जितने भी हमारे प्रोड्यूस है, हमारा माल्टा है, अब हमारा कितना देश दुनिया में, हम जहां भी जाते हैं कौन सा गाना गाते हैं, बेडू पाको बार मासा ओ नरण काफल पाको चैता मेरी छैला। अब 12 मासा में बेड़ू कितनी जगह देखने को मिलता है, मुझे बताओ आप। देखिए, हम अगर अपनी परंपरा और संस्कृति को खो देंगे ना, तो हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए उस बेड़ू के स्वरूप को वापस लाना है। काफल के पेड़ कितने कम हो गए, एक तो पहले कम हो रहे थे, फिर वनाग्नि ने और कम कर दिए। तो आपने जो कहा कि उत्तराखंड का भविष्य, जो मैं टूरिज्म कह रहा था, उसमें एक और ऐड करना चाहूंगा मैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सिक्किम 6.5 लाख का प्रदेश है, 2016 में ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, 6.5 लाख का प्रदेश। हम 1.25 करोड़ उत्तराखंडी हैं, हम अपने प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट क्यों नहीं बना सकते। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा फैसला लिया, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कि हम अपने लैंड को भी इंटीग्रेटेड करें, जो चकबंदी है। देखिए, हमें चकबंदी करनी होगी, कड़वे फैसले होते हैं लेकिन लेने पड़ते हैं राज्य हित में। अब हमारी बिखरी हुई जोतें हैं, रमदा का एक खेत है 3 खेत नीचे, और चंदा का एक खेत है 3 खेत ऊपर। अब रमदा को 3 खेत नीचे जाके हल्दी लगानी पड़ती है, और बीच के खेत किसी और के हैं, तो बेचारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे करेगा। तो अभी जो केंद्र सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आ रही है, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, एफपीओ, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अगर चंदा, रमदा, घंदा, ये सब मिलकर एक एफपीओ बना लें और इनकी जोत को इकट्ठा कर लिया जाए, एक तो वो जोत का आकार बड़ा हो जाएगा, और फिर हम उस बेल्ट को चिन्हित कर लें, उसकी मैपिंग कर लें कि साहब यहाँ आलू अच्छा होता है, यहाँ अदरक अच्छा होता है, या हल्दी अच्छी होती है, या लहसुन अच्छा होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ जंगली जानवरों की बड़ी दिक्कत है भाई, सुअर है आपका, आपके बंदर हैं, ये आपकी खेती को बड़े पैमाने पे पहाड़ पे नुकसान करते हैं। अब हमारे पहाड़ के लोग करें तो करें क्या, खेती करना चाहते हैं, लेकिन पता लगा माल्टे हुए, बंदर खा गए, सब्जी लगाई, सुअर खोद गया, मक्का लगाई, सुअर खोद गया, तो साहब कॉस्ट ऑफ इनपुट भी नहीं निकल पाई, वो एक अलग घाटा हो गया। तो हमें उस तरह के उत्पादों में जाना होगा जहां ना बंदर नुकसान पहुंचा पाए। अब लगा लो, मिर्च लगा लो, हल्दी लगा लो, लहसुन लगा लो, अदरक लगा लो, इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हमें, जब तक कि हम इसकी पूरी व्यवस्था निकल लेते, हमें कुछ ना कुछ यूनिक सोचना होगा।
और लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य है पहाड़ों में आय के स्रोत बढ़ाना, पहाड़ों में वोकल फॉर लोकल को नई ताकत देना, पहाड़ों की महिलाओं को। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक और अच्छी बात कही कि साहब ये सिर का बोझ जो है, जो कई किलोमीटरों से घास के गट्ठर, लकड़ी के गट्ठर हमारी मातृशक्ति लेके आती है, उसको कम करना है। इस दिशा पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आपको अब मान लीजिए वो क्यों लेके आती हैं कि आग जले। अब कई लोग आज भी मैं जानता हूं कि आग जला के पानी गर्म करते हैं। तो हमें अब हम सोलर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा प्रदेश सोलर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम एग्जीक्यूशन, मैं फिर कहता हूं, एग्जीक्यूट कर पाए, द क्वेश्चन इज ऑफ एग्जीक्यूशन। जितना अच्छा एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम पॉलिसी का होगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, और मैं आप दोनों मित्रों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं, और इस बीच अगर मैंने कोई त्रुटिवश कोई बात कह दी हो, जिससे किसी को कोई परेशानी या किसी को दुख पहुंचा हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं कोई ऐसा ना कोई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ना किसी विषय का विशेषज्ञ हूं। मैं विशुद्ध रूप में एक उत्तराखंडी हूं, जिसका मनोभाव, जिसका चित्त जो है अपनी देवभूमि के लिए रहता है, और मैं मनसा वाचा कर्मणा से अपने प्रदेश के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा, जिस भी रूप में करूं। मेरी सोच यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे दीपक भाई हैं, चाहे अनूप भाई हैं, चाहे मैं हूं, हम सब भाई लोग अगर एकजुट एकमुठ हो जाएंगे, तो जो दीपक भाई के सवाल है, जो अनूप भाई के सवाल हैं, जो रमेश भट्ट के कंसर्न है, उनका रास्ता निकल आएगा। और जब वो रास्ता निकल कर आएगा तो हम मिलकर काम करेंगे, और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हम एक उत्तराखंड, श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं। और उस उत्तराखंड में जो एम्पावर्ड होगा वो हमारा यूथ होगा, हमारी महिलाएं होंगी। वो तब हो आज हमारे पास, आप बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, हमारे पास राजस्व के कोई बड़े स्रोत ही नहीं है। जो पैसा हमारे पास होता है, हम एक इकोनॉमिक टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं कमिटेड लाइबिलिटीज। तो 60-70% हमारे बजट का पैसा तो हमें पता है वो खर्च ही होना है, हमें पता है कहां कहां खर्च होना है। तो अगर हमें नई रोड बनानी है, नए ब्रिज बनाने हैं, नए काम करने हैं, कैपिटल एसेट जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। आज तो हम पूरी तरह से अपनी केंद्र सरकार पर निर्भर हैं, या हम ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले लेते हैं। लेकिन तो हमें आय के स्रोत भी बढ़ाने होंगे। वो आय के स्रोत तब बढ़ेंगे जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों को पहाड़ी इलाकों में बढ़ावा देंगे। और इसको देने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें लानी होगी, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हमारे उत्तराखंडियों का होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा। एक काम जो हम उत्तराखंडियों को आज से ही और अभी से शुरू कर देना चाहिए, कि हम संकल्प लेते हैं कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने उत्तराखंड को साफ और सुथरा रखेंगे। हमारे उत्तराखंड में कोई बाहर का व्यक्ति भी आ रहा है, हम इसको कचरे का शहर नहीं बनने देंगे, प्लास्टिक का शहर नहीं बनने देंगे। हम इसकी आध्यात्मिकता, इसकी पावनता, इसकी जो पवित्रता है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये संकल्प हम सभी उत्तराखंडियों को लेना होगा। अब मैं देख रहा था गंगा किनारे वो केन्स पड़े रहते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी रहती हैं, प्लास्टिक के कचड़े पड़े रहते हैं। साहब वो हमारी गंगा है। नमो गंगे तरंगे पापहारी, मैया सदा जय हो तुम्हारी, अनेकों पापियों को तुमने तारा, मैये पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी, तुम्ही आकाश मैये वेद भारी, मैया नमो गंगे तरंगे पापहारी। अगर संसार के शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कोई नदी है, वो हमारी मां गंगा है। और हम सब जानते हैं कि मां गंगा का धरती में अवतरण क्यों हुआ, क्यों हम कहते हैं उनके धरती में आने का कारण। तो हमें हर कीमत में अपनी देवभूमि को साफ सुथरा रखना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी होने जा रही है, और उसके लिए कोई सरकारी मशीनरी की जरूरत नहीं है, किसी सरकार के आश्वासन की जरूरत नहीं है। हर उत्तराखंडी को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। आज दुनिया में तो लोग अपनी स्वच्छता के लिए बड़े जागरूक हैं, तो फिर हम उत्तराखंडी जागरूक क्यों नहीं हो सकते? ये मनोभाव हम सबके भीतर आना होगा और बचपन से लाना होगा। एक और बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा जो एजुकेशनल करिकुलम है, हालांकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के तमाम प्रावधान हुए हैं,
लेकिन हमें स्पेशल बात करनी पड़ेगी जो स्किलिंग है, जो हमारे उत्पाद हैं उनकी जानकारी हमारे बच्चों को हो, हमारे बारानाजा की जानकारी हमारे बच्चे को हो, उसके गुणात्मक जो फायदे हैं उनकी जानकारी उनके ऊपर हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है वो 10th 11th 12th वो उस 9 10 11 12th में ही हम उनके अंदर भीतर भर दें ताकि उनको काम करने का मौका मिले। तो ये हमारे जो एजुकेशनल करिकुलम में हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाए, हनी कीपिंग के बारे में बताया जाए, हमारे यहाँ जो तमाम उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाए। ये जब तक आप उनको स्किलिंग नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको शुरुआत से ही वो उनके अंदर बिल्ड करना होगा। अब जैसे मैं आपको इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चाइना, आप जानते थे कि जो ओलंपिक्स हैं चाइना को मेडल नहीं मिले। चाइना ने 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक वो ओलंपिक लायक अपने बच्चों को तैयार नहीं कर लेगा वो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। लेकिन जब वो 10 साल के बाद वापस ओलंपिक में आया तो साहब उसने धमाका मचा दिया, धमाका मचा दिया। तो अमेरिका, उसके बाद चाइना या अमेरिका, और भारत 130 करोड़ का देश एक गोल्ड के लिए तरस पड़ता है, एक गोल्ड के लिए तरस जाता है, एक गोल्ड के लिए। क्यों? अब आपको पता है दुनिया में बेस्ट हेल्थ मॉडल कहां का है? क्यूबा का। अब कितना छोटा सा देश है क्यूबा, आज वो दुनिया को राह दिखा रहा है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में दुनिया का कौन देश सबसे आगे है? इजराइल है, जो दुनिया को एक राह दिखा रहा है। तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाने की जरूरत है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब जैसे एक और बात मैं कहता हूं, मान लो कोई सेब का उत्पादक है, वो अपने आप बी कीपिंग भी कर ले, पानी है तो फिशिंग भी कर ले, और ये सब कुछ भी नहीं है तो वो हमारे यहाँ कड़कनाथ है जिसकी मार्केट में आज बहुत बड़ी डिमांड है, तो कड़कनाथ में अपने व्यवसाय कर ले। छोटे छोटे कामों को करने से, छोटे छोटे कामों को करने से ही बड़ी पहचान मिलती है। और हमारे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो लोग काम कर रहे हैं। तो रमेश भट्ट का एक ही काम रहता है, ऐसे लोगों को सामने लाना और दुनिया को यह बताना कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बहुत अच्छे लोग, हमारी बद्री गाय, एक यूएसपी हमारी बद्री गाय है। बद्री गाय का घी जो है वो गुणात्मक है, कई गुणों से परिपूर्ण है, और बद्री गाय तो हमारी अपनी ब्रांड है। तो उस बद्री गाय, उस दूध बेशक कम है, 1 लीटर देती है, 1.25 लीटर देती है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर देती है, लेकिन उसका घी तो मार्केट में बहुत गुणात्मक है। तो मेरा ये कहना है यार दीपक, जब हम नमक बेच सकते हैं, पत्थर बेच सकते हैं, फीटे बेच सकते हैं, तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। तो जरूरत है हमें इस सेक्टर को एक इंटीग्रेटेड वे में सोचने की। लेकिन विश्वास ये रखना, आने वाला उत्तराखंड जो होगा वो उत्तराखंड जो है उसको लेकर हर उत्तराखंडी को गर्व होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सौभाग्यशाली हैं, हमने कोई विशेष कर्म किए होंगे जो हमें देवभूमि में जन्म लेने का मौका मिला। एक बात आखिर में आप लोगों से विनय और उन्हें समय भी लाऊंगा, मुझे कहीं और भी जाना, बड़ा लंबा संवाद हमारा हो गया। इस संसार में व्यक्ति संचय किसका करता है? हम फंसे रहते हैं धन का संचय करने में। किसका संचय करता है? धन का संचय करने में जुटा रहता है दिन रात, और उसके लिए ये इन प्रकार से जुड़ा रहता है। लेकिन धन का संचय नहीं मित्र, हमें पुण्य और पाप का संचय इस धरती में आकर करते हैं। हमारा प्रारब्ध तय होता है हमारे पुण्य और पाप से। जैसे आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वैसे ही हमारी जन्म कुंडली हमारी बैलेंस शीट बनती है, जिसमें आप एक तरफ पाप रखते हैं, एक तरफ पुण्य रखते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, हम तुम कितने महारथी इस जग को छोड़कर चले गए, किया पाप और पुण्य का संचय, गठरी बातें चले गए। है ना? या तो समझ जाओ या फिर लख 84 वाली बात है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, युवाओं को, मातृशक्ति को, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मां कालिका के वरदान से, उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में हम सभी ये प्रार्थना करें मां कालिका से कि हे मां कालिका, इस देवभूमि में
अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, हमारे हर युवा उत्तराखंडी को सशक्त बनाना। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा एक छोटा सा वो क्वेश्चन है कि जो जैसे महाकाली मंदिर है, वहां मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे आए और वहां की जो लोकेशन है, उस लोकेशन को देखकर, वहां एक ऊंची चोटी है, वहां से बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो वहां की जो खूबसूरती है वहां को आप देखें और वहां को मैं चाहता कि वहां पे आए। और दूसरा सर मैं चाहता, जैसे होम स्टे की आप बात कर रहे हैं, तो आप हमें वहां पे किस तरीके से हम सुंदर मंदिर को सुंदर बनाने के लिए हम क्या वहां पे कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्प आपकी तरफ से हमें मिल सकती है? देखिए, मैं आपसे चाहूंगा आप लोकल प्रशासन से भी मिल लीजिए और आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं एक बार उनके माध्यम से भी, क्योंकि वो एक सही रूट रहता है, उनके माध्यम से अगर आप ये प्रस्ताव भेजते हैं हमारे संस्कृति मंत्रालय को या पर्यटन मंत्रालय को, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारा शक्ति स्थल है, तो उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और वो देवी स्थल की पहचान के लिए मैं तो एक बहुत निम्न मात्र हूं और बहुत छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मैं जरूर मां काली के आशीर्वाद से वहां जरूर आऊंगा, आप मित्रों से मुलाकात भी करूंगा और जो मैं कार्य करता हूं उस जगह को दिखाने का, और जिन लोगों के पास भी मौका है होम स्टे बनाने का वो जरूर बनाए। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट यहाँ पर आएगा और उसके लिए रहने के लिए एक अच्छा माध्यम जो है वो हमारे होम स्टे होंगे। लेकिन उस होम स्टे को केवल उनको ठहराने तक की व्यवस्था में मत रखिए, उसके इर्द गिर्द भी घुमाइए, एडवेंचर भी कराइए, देवतुल्य जगह के दर्शन भी कराइए, उनका अपना लोकल व्यंजन का स्वाद भी चखाइए, अपनी संस्कृति से भी उन्हें रूबरू कराइए, और जो हमारा जो गीत है ना उसमें नचवाइए भी उन्हें। ओ बिना कत के जानू दोरी हटा, हिट साई कौतिक जानू दोरी हटा, इसमें डांस भी कराइए उनको, ताकि वो जब जाए ना तो प्रसन्न चित्त मुद्रा में जाए। तो ऐसा कोई पूरा कंप्लीट पैकेज होम स्टे का बनाए तो उनको आनंद आ जाए, और वो जहां भी जाने के, अगर वो सोचे कि साहब मुझे उस देश में जाना है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा विकल्प खड़ा हो, नहीं हमें देवभूमि उत्तराखंड में जाना है, जो प्रेम, जो आतिथ्य, जो खान पान, जो पर्यावरण, जो दैवी शक्ति या जो ऊर्जा से स्रोतपोत जो स्थल है वो देवभूमि उत्तराखंड है। यानी जब भी इंसान पैसे खर्च करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए निकलने का मन भी बनाए ना, उसके अंदर केवल एक ही विकल्प होना चाहिए, वो देवभूमि उत्तराखंड का, वो भाव हमें जागृत करना। सर आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, जिस तरीके से आप नए जैसे हम नए लोगों को तैयार भी कर रहे हैं, लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। अब मैं अनूप जी, हम मेरे सहयोगी अनूप जी कुछ पूछना चाहेंगे तो। हमारा संवाद बड़ा लंबा हो गया है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे, अच्छा, आखिर में अगर आप जी आप सर, आप मुझे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप महाकाली सम्मेलन में अगर आप आए। मौका देंगे तो मैंने जो स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जो हमारी आन बान शान रहे हैं, उनका गीत गाया था, जिसमें मैंने 6 मिनट पे पूरे उत्तराखंड को दिखाया था। 6 मिनट में अगर उत्तराखंड के दर्शन करने हो तो आप जय जय हो देवभूमि गीत को देख सकते हैं। तो उसमें हमने बड़ी सही बात की थी। अब देखो, भारतवर्ष का नामकरण कहां से हुआ? देवभूमि उत्तराखंड से। तो उसमें हमने एक बात कही, भारते की जन्मभूमि, भारते की स्वर्ग भूमि, उत्तराखंड धाम रे, ढूंग माटे में राम श्याम, डाई बोटी भगवान रे, जागना था बागना था, जागना था बागना था, अरे द्रोणागिरी माता जय जय हिमाला, जय जय हो बदरीनाथा, मेरे जय जय हो बदरीनाथा, मेरे जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, मेरे जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, देवों की जन्म भूमि, मेरे संतों की तपोभूमि, जय हरि हरिद्वारा, जय जय हिमाला, मेरे जय हरि हरिद्वारा, जय जय हिमाला। तो ये जो सांस्कृतिक आनंद है ना, ये भी अपने मेहमानों को हमें देना है, ताकि वो आनंदचित होकर हमारी देवभूमि से जाए। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े सर महाकाली सम्मेलन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत धन्यवाद। सर
फ्यूचर, जी जी सर, जी। और सर उम्मीद है कि आप माँ काली मंदिर के लिए भी फ्यूचर में प्रयास करेंगे, और आप जैसे सरल स्वभाव और जमीन से जुड़े हुए हैं जैसे लोग हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप कंटिन्यू एक्टिव इलेक्शन, एक्टिव राजनीति में भी आएं, और हम सबका समर्थन आपके साथ है सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, माँ काली का आशीर्वाद रहा, जो मैंने संकल्प लिया है देवभूमि उत्तराखंड को आगे ले जाने का, आप सब लोगों के सहयोग से, देवभूमि की उत्तराखंड के जन जन के सहयोग से उस पर अवश्य कार्य होगा। लेकिन अभी मैं जिस दायित्व को निभा रहा हूं, उस दायित्व में आगे बढ़ना चाहूंगा, और परमात्मा जो जैसा करेगा, वो कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर परमात्मा देवभूमि उत्तराखंड में लेकर आया हो तो उसने जरूर कुछ सोचा होगा, जरूर कुछ विचार किया होगा। आगे जो जो भी होगा, मैं बस इतना चाहता हूं, जो भी हो वो उत्तराखंड के हित में हो। मैं राजनीति में आऊं ना आऊं, प्रश्न ये नहीं है। मैं जिस भी रूप में रहूं, प्रश्न ये भी नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप में कहीं मायने नहीं रखता। मेरी देवधरा दुनिया में नंबर 1 बने, मैं मात्र इस संकल्प के साथ जीना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये नंबर 1 बने और हमारे उत्तराखंडी लोग मिलकर इसे नंबर 1 बनाएं। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। जी सर।